चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अभी तक हमने पिछला चैप्टर पढ़ा 10 चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ सीखा। अभी यहाँ पर हमें जो सीखना है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से अगर मैं 2 लाइन खींचता हूँ तो वो तो हो जाती है रेडियस। हाँ जी, तो रेडियस द्वारा बनाया गया जो भी सेक्टर होगा, सॉरी जो भी पार्ट होगा रेडियस के द्वारा बनाया गया जो भी पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड। ये सर्कल की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम्स में से एक है। और अब यहाँ पर 2 त्रिज्या खंड हो जाएंगे क्योंकि रेडियस से 2 पार्ट बन रहे हैं। एक होगा छोटा तो इसको हम बोल देंगे माइनर, और बड़ा वाला हो जाएगा इसको हम बोल देंगे मेजर। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, सर्कल के अगर मैं कोड से 2 फैक्टर या 2 टुकड़े इसके करता हूँ, 2 भाग इसके करता हूँ, तो जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे सेगमेंट या फिर बोलेंगे जीवा खंड। जीवा द्वारा बनाया गया खंड जीवा खंड हो जाएगा। सो यहाँ पर भी 2, एक छोटा और एक बड़ा, तो माइनर और मेजर हो गया। अब यहाँ पर जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो होगा θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और अब यहाँ पर आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है इसकी लेंथ अगर मैं बताऊँ आपको तो इसकी लेंथ होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ये 2 फॉर्मूले हैं, काम के हैं, याद कर लीजिएगा। और एक सेगमेंट या फिर एक कोड से ही आर्क डिसाइड होगा। द लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। तीसरा कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेगमेंट का एरिया है वो कैसे निकाला जाए, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक सेक्टर बन जाएगा, एक ये बन गया सेक्टर और एक ये बन गया ट्राइंगल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ एरिया होगा वही मेरा होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, अब सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसके ज़्यादा सवाल कवर नहीं कराऊंगा, केवल काम के क्वेश्चन या जिससे आपको हेल्प मिले वो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला तो आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। 6 सेंटीमीटर इधर, 6 सेंटीमीटर इधर, इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अरे माइक बंद करो ना तुम्हारा, एक आदि का माइक आवाज़ गूंजनी मतलब। हाँ, θ/360 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 60/360 इंटू पाई होता है 22/7। और ध्यान रखना पाई की वैल्यू रखते टाइम क्वेश्चन में जरूर देख लेना, क्योंकि पाई आपको डिनोट किया होता है या तो 3.14 या फिर 22/7। तो सवाल की जो डिमांड हो, सवाल में जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। रेडियस है आपका 6 इंटू 6 हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका पूरा एरिया आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले में मिस्टेक मत करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर पी से एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ये सिंपल सा एंगल P बन रहा है, ऑफ द सर्कल रेडियस R बन रहा है। तो क्या होगा, थीटा की जगह पर आपका क्या आ जाना है यहाँ पर, एक मिनट, थीटा की जगह पे आपको P रखना है, थीटा की जगह पे आपको P रखना है, और रेडियस की जगह पे आपको R रखना है। तो थीटा की जगह पर अगर मैं P रख देता हूँ और रेडियस की जगह पे R रख देता हूँ तो थीटा हो जाएगा आपका P/360 डिग्री इंटू पाई, रेडियस की जगह पर R रखना है। ये है आपका क्वेश्चन। P/360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई आर स्क्वायर ओनली, बस इतना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था। सवाल में आपको अधिकांश आपको रटाया गया है, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, बट ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट,
और ये कुछ कॉन्सेप्ट से ही आप पूरा चैप्टर के सारे सवाल कर सकते हो, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। सो इस पूरे चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये वाला पार्ट निकालना है अपने को। दिया गया है क्वेश्चन में कि 10 कोड सबटेंड एंगल 60 डिग्री, कोड के द्वारा एंगल 60 डिग्री बना। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उसके बाद जो उसका रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, तो ये भी 15 क्योंकि रेडियस ऑलवेज इक्वल एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। फाइंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क एंड मेजर आर्क्स एरिया ऑफ सेक्टर। सो स्मॉल एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर ऑफ स्मॉल आर्क। स्मॉल आर्क की बात करेंगे, पहले इनका नाम दे दो ओ, यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, यहाँ पर बी नाम दे देते हैं और यहाँ पर पॉइंट पी नाम दे देते हैं, जिससे आपको ये चीज़ समझ में आए कि एरिया ऑफ सेक्टर ये होगा। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी। सो ए ओ बी क्वेश्चन में गलत छपा हुआ है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे सेगमेंट की कहीं बात ही नहीं कही गई, बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मुझे ये पूरा एरिया दिया है, ये एरिया जो होता है मेरा होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है, और अब मुझे सेगमेंट निकालना है। ये जिस पे मैंने हाथ रखा है ये पार्ट मुझे निकालना है, और इसके पहले बन रहा है एक ट्राइएंगल। अगर मैं एरिया ऑफ इस पूरे के एरिया में से ये पूरा एरिया माइनस कर दूँ तो जो बचा हुआ एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो सिंपल है कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो छोटी छोटी चीज़ रटा दी गई है कि इसको डिवाइड कर दो, इसको √3 ये कर लो, वो कर लो, मैं आपको सिखा देता हूँ। इसके द्वारा आप बाकी अगर एग्जाम में भूल भी जाते हो तो आप इसको रिकैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर इस सेंटर से यहाँ पर एक लंब डालता हूँ तो ये जो 60 डिग्री था वो 2 हिस्सों में बढ़ गया है, और 2 हिस्से होंगे 30 और 30 के। 30 के 2 हिस्सों में मैं अगर यहाँ पर पॉइंट M नाम दे दूँ इसको, तो ये हो जाएगा OMP, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सो OMB ट्राइंगल हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और OMB जो है इस पर मैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरा एंगल यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है तो इसके जो सामने वाला होगा मेरा परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला मेरा हाइपोटेनियस होगा। तो मुझे पहले तो यहाँ पर लिख देना है कि इंटू 1/2 बेस है मेरा AB, बेस है मेरा AB इंटू हाइट है मेरा OM, मुझे ना OM की वैल्यू पता है ना मुझे AB की वैल्यू पता है। जो मुझे वैल्यू पता है मुझे कैलकुलेट करनी है। 30 के सामने वाला मेरा है MB परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर साइन, क्योंकि तुम्हें पता है कि P/H दिया है तो H से ही कैलकुलेट करूँगा, तो साइन 30 = हो जाएगा P यानी MB अपॉन में हो जाएगा OB। क्या हो जाएगा? OB। साइन 30 की वैल्यू, हाँ जा रहे हो क्या? साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, लिख लो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और होती है 1। सो ये जो है वैल्यू ये 30 की है, ये 45 की है, और ये जो वैल्यू है ये है आपकी 60 की, और ये वैल्यू 90 की है, 0 की। ऐसे याद करा जा सकता है सिंपली। तो ये हो जाएगा आपका साइन 1/2 = OM नहीं पता बट OB पता है। कितना है? OB है आपका 15, और ये है आपका सिंपली MB। तो ये हो जाएगा MB = 15/2 यानी हो जाएगा आपका 7.5। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आपका अभी निकला है MB 7.5 है, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 15, ये 7.5, ये 7.5, 15। AB की जो वैल्यू आ गई है 15 आ गई है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। AB आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हमें निकालना है इसकी हाइट यानी इसका एल्टीट्यूड, या फिर जो भी आप बोल सकते हो। तो OM कैसे निकालेंगे? OM भी सेम तरीके से निकालेंगे। अगर ये 7.5 है तो आप साइन 30 नहीं, यहाँ पर आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस या B/H लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा cos 30 =
20 बेस अपॉन बेस कितनी है इसकी, ये बेस हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, एम ओ या ओ एम अपॉन में हाइपोटेनियस ओ बी हो जाएगा। कोस 30 क्या होगा, कोस 30 होगा बेटा आपका √3 बाय में 2, और ओ एम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ओ बी की वैल्यू जो है 15 है, तो ये आ जाएगा 7.5 √3। अब आपके पास हाइट भी है और आपके पास बेस भी है, तो थीटा की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 60 अपॉन में 360 इंटू पाई जो होगा आपका 22/7, आर होगा 15 इंटू 15, ये एक पार्ट हो गया। माइनस करेंगे 1/2 से, ए बी की जो वैल्यू मैंने निकाली है, कहीं मिस्टेक हुई नहीं, इसको 15 ही रहने दो ताकि कैलकुलेशन इजी रहे आपका। ए बी की जो वैल्यू निकाली थी बेटा मैंने निकाली थी 15 इंटू, और उसकी वैल्यू निकाली है 15 √3 अपॉन में 2। सवाल में देखोगे तो आपको इजीली तौर पे दिख जाएगा कि जो ये वैल्यू है इसमें रखी नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका √3/4 कर दिया और जो साइड है उसका स्क्वायर कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि जब भी जब भी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा तो जो एरिया होगा वो एरिया होगा √3 इंटू, जैसे हमने साइड ये है, रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं करना है। तो हमने इस चीज़ को डीप में जाके समझ लिया है। अब आगे आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, और आगे सॉल्व कर सकते हो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इसको कैलकुलेट करो 22 25 माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 15 यानी 225, और उसके बाद हो जाएगा √3। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या तो आप कैलकुलेट कर सकते ही हैं। अब तो ये था इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी के सारे सवाल में कुछ नहीं है, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं ऐसा कह सकता हूँ उनमें सारे ये फॉर्मूले यूज़ है। ये हॉर्स वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में लॉन्ग का फर्स्ट वाला मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। अ कार हैज़ 2 वाइफ्स। लॉन्ग का फर्स्ट वाला मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर बन रहा है आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट बना दिए। हमें ये पार्ट निकालना है, तो एक ये 2 ऐसे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन हमें भी यहाँ पर सेम ही चीज़ है, एरिया ऑफ डिज़ाइन। इस डिज़ाइन का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट आप जानते हैं किस तरीके से निकाला जा सकता है। इसको अगर मैं सेंटर से जुड़ा हूँ तो ये R हो जाएगा, और जो एंगल बन रहा है एंगल द टेबल, अब एंगल फाइंड करना है, एंगल कैसा बन सकता है ये देख लीजिए। तो अराउंड अ टेबल हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइंस एज शो इन द फिगर। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28, द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28। रेडियस कितना हो जाएगा इसका 28, तो ये भी हो जाएगा 28। उसके बाद द फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, फाइंड द कॉस्ट। अब देखो यहाँ 6 इक्वल पार्ट्स हैं, 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई की जो वैल्यू होगी, अगर 6 इक्वल पार्ट है तो भाई ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 60 ये 6 पार्ट है, तो एक पार्ट इसका मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री का ही होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था उस तरीके से आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे तो आपका एक पार्ट निकल के आएगा। इन्होंने सब कैलकुलेट किया, मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और मुझे 6 पार्ट का एरिया चाहिए, तो मैं बस इसे क्या कर दूंगा 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉर्स वाला क्वेश्चन में आप देखो, जी हॉर्स वाला क्वेश्चन में है कि एक फील्ड है, एक जो फील्ड है स्क्वायर फील्ड है, उसके एक कोने पर एक रस्सी से एक हॉर्स को यहाँ पर बांध दिया गया है। ये हॉर्स बना दिया अपन ने, और जितनी लंबी रस्सी होगी उतना ही ये घास को ग्रेज कर सकता है, यानी घास को चढ़ सकता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अ शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर रोप लॉन्ग। ठीक है, साइड जो इसकी 15 मीटर है, मतलब इसका 15 मीटर हो गया, और जो रस्सी की लंबाई है वही इसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस है इसका 5 मीटर, रस्सी की लंबाई रेडियस हो जाएगी। अब निकालना था एरिया ऑफ पार्ट जेड द, मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना और कुछ नहीं निकालना है। θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई r स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।
अब आप थीटा पूछोगे तो ये स्क्वायर है तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और रेडियस इसका 5 मीटर हो जाएगा, दैट्स इनफ। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन अ सर्कल, अगला क्वेश्चन इसके जस्ट बाद वाला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट है, देयर आर 8 स्पोक्स इन अम्ब्रेला देयर विच ए फिक्स्ड इन इक्वल डिस्टेंस। एक अम्ब्रेला जिसके हमारे पास कितने हैं, 8 पार्ट अगर मैं करूं, 8 पार्ट अगर मैं करता हूं तो 8 पार्ट कर दिए। अब इसका एंगल निकालना है ना, फाइंड द बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव स्पोक्स, इनके बीच का 2 कंसेक्यूटिव बीच का एंगल क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा अगर मैं इसको कहता हूँ तो ये पूरे 8 है, तो 360 से अगर मैं 8 को डिवाइड कर पाऊँ तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ एक एंगल कितने का, क्योंकि टोटल 360 डिग्री 360 एंगल्स होंगे, टोटल 360 एंगल्स होंगे, तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हो जाएगा। देखो टोटल 360 हैं, 4 पार्ट में 90 होगा, एक पार्ट में आपका हो जाएगा, 4 पार्ट में अगर 90 होगा तो 8 पार्ट में आपका ये पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 45 डिग्री का एंगल। सो ये हो जाएगा 1/8 पाई आर स्क्वायर। इसकी मदद से आप इसको रिकैलकुलेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 11 चैप्टर के। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, केवल आपके पास कल का दिन है, मतलब आज की डेट जो है आपकी है 22 तारीख और 23 तारीख है आपका कल आपको 11 चैप्टर 12 चैप्टर एंड 13 चैप्टर ये सबकी प्रैक्टिस भी करनी है। बिल्कुल बने रहिए, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो ये थे कुछ 11 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिसके आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।